चैप्टर नंबर 2 बिजनेस एनवायरनमेंट हम कर रहे हैं। आज है लेक्चर नंबर 6। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में यहाँ पे हमें डिटेल में स्टडी करना है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है हमने देख लिया, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी पढ़ लिए, लास्ट लेक्चर तक सारी चीज़ें हो गई है। अभी यहाँ से हमें स्टार्ट करना है एजुकेशनल एनवायरनमेंट के बारे में। एजुकेशनल एनवायरनमेंट जो है हमारी कंट्री में, ठीक है, जो एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ है अभी, उनकी वजह से बिजनेसेस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम अफेक्ट करता है बिजनेस को, वो चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एजुकेशनल एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। जो 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल की हम बात करेंगे। तो लोअर लेवल पे तो क्या होता है, लोगों को सिर्फ डिसीजन फॉलो करने होते हैं मोस्टली, ठीक है, और उनका काम करना होता है। मिडिल लेवल पे क्या होगा, जो मैनेजर्स है, डिविजनल मैनेजर्स है, अभी उन्हें क्या करना है, डिसीजंस को फॉलो भी करना है टॉप मैनेजमेंट के, एंड दूसरा उनके सबॉर्डिनेट्स जो हैं उनके पास डिसीजन फॉलो करवाने भी होते हैं। दोनों काम होते हैं। टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा, टॉप लेवल पे डिसीजन लेने का काम करेगा। ठीक है, अभी ये टॉप मैनेजमेंट की हम बात करेंगे, टॉप लेवल पे या मिडिल लेवल पे हम बात करेंगे। ये लोग जो काम कर रहे हैं, अगर वो लोग प्रॉपरली एजुकेटेड है, प्रोफेशनल है, मैनेजमेंट के फील्ड में अच्छे से वो लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करना है, फॉलो कैसे करवाना है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कैसे करना है, ठीक है, कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करने हैं तो फिर प्रोडक्ट कैसे होनी चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या होगी, ये सारी ही चीज़ें वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं एंड फॉलो करवा सकते हैं एंड ग्रोथ अचीव कर सकते हैं बिजनेस में। अगर ये लोग प्रॉपरली एजुकेटेड है, प्रोफेशनली एजुकेटेड है तो, ठीक है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बिजनेस को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। अगर एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है तो फिर बिजनेसमैन भी उस तरीके से ही, उसका भी डेवलपमेंट होता है एंड बिजनेस का भी डेवलपमेंट होता है। चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे एजुकेशनल एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करना। एजुकेशन इज़ वेरी यूजफुल टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। देखिए, बिजनेस में मैनेजर्स की अगर हम बात करें तो वो प्रोफेशनल्स है, प्रॉपरली एजुकेटेड है, तो बिज़नेस क्वालिटी गुड्स बना सकता है। क्वालिटी गुड्स कैसे बनाएगा, मार्केटिंग रिसर्च करेगा, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छे से करेगा, इनोवेशन लाएगा प्रोडक्ट में, उससे क्या होता है, क्वालिटी प्रोडक्ट बनता है। दूसरा, क्वांटिटी भी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी अच्छी यूज़ कर रहा है बिज़नेस तो क्वांटिटी भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है एंड मार्केट में जो डिमांड है वहाँ पे वो उसका मार्केट शेयर बढ़ा सकता है। तो एजुकेशन इज़ वेरी यूजफुल टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ। द सक्सेस ऑफ बिजनेस फॉर्म्स डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ पीपल वर्किंग फॉर इट। येस, ऑफ कोर्स, बिजनेस में कैसे लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बिजनेस सक्सेस होगा या फेल होगा। ठीक है, बिजनेस में मान लो बहुत अच्छे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ है, एक्सपीरियंस है, क्वालिफाइड है, तो बिजनेस की सक्सेस तो पक्की है। एंड उल्टा है सामने, जो एम्प्लॉयज़ है प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, उन्हें नहीं पता है कितना कैसे अच्छे से काम करना है, कैसे उसके अंडर जो लोग हैं उनसे काम करवा के लेना है, तो फिर वो बिज़नेस कभी सक्सेस नहीं हो सकता। वेल ट्रेन्ड, एक्सपीरियंस्ड एंड डेडिकेटेड वर्कफोर्स कैन फेस चैलेंजेस इन बिजनेस सक्सेसफुली। चैलेंजेस भी अच्छे से फेस कर सकते हैं लोग अगर वो एजुकेटेड होते हैं तो। द रोल और इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन बिजनेस इज एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। क्या क्या रोल है एजुकेशन के इन बिजनेस, वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला आता है प्रोफेशनलिज्म। देखिए, प्रोफेशनलिज्म, अभी पहले जो बिजनेसेस होते थे ट्रेडिशनली, कैसा था, उस टाइम कस्टमर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा जाता था। ठीक है, सेलर क्या करते थे, उनको जो प्रोडक्ट सेल करना है वो करते थे,
जिस प्राइस पे सेल करना हो वो करते थे, ठीक है, जो क्वालिटी पे देना हो देते थे। एम्प्लॉय जो उनके वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे, अच्छे वेजेस सैलरीज नहीं देते थे, वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी नहीं देते थे, और दूसरे भी जो चीज़ें हम देखते हैं कॉम्पिटिटर्स के बारे में नहीं सोचते थे ज़्यादा। उस टाइम तो ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होते भी नहीं थे। लेकिन अभी क्या आ गया है, प्रोफेशनलिज्म आ गया है बिजनेस के अंदर। जो लोग काम कर रहे हैं वो प्रोफेशनल है, प्रॉपरली एजुकेटेड है, तो वो लोग सारी ही चीज़ें ध्यान में रखते हैं कि जैसे हम कस्टमर की बात करें तो वो प्रॉपरली स्टडी करते हैं कि कस्टमर को कैसे प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड है, कैसी सर्विस रिक्वायर्ड है, क्या प्राइस पे उन्हें चाहिए, आफ्टर सेल सर्विस कैसी चाहिए होगी। ये सारी ही चीज़ों को वो देखते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद ही प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप करते हैं। या फिर कॉम्पिटिटर उनके प्रोडक्ट में क्या चेंजेस कर रहे हैं वो सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस, एम्प्लॉय को आजकल बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है उनके लिए, उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस दी जाती है, प्रॉपरली मोटिवेटेड रखा जाता है उनको, ताकि वो अच्छा आउटपुट दे सके। तो अभी ये सारी जो चीज़ें होने लगी है आजकल के एनवायरनमेंट में, आजकल के बिजनेसेस में, उसे हम क्या कहेंगे कि एक तरह का प्रोफेशनलिज्म आ गया है बिजनेस करने के सिस्टम में। तो प्रोफेशनलिज्म रिफर्स टू मैनेजिंग बिजनेस विथ अ सिस्टमैटिक एंड ब्रॉड माइंडेड अप्रोच। अभी ये सारे जो अप्रोच आ गए कि बिजनेस कस्टमर के बारे में सोच रहा है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बना रहा है, बिजनेस एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोच रहा है कि एम्प्लॉय खुश है या नहीं है, एम्प्लॉयज़ के सजेशन ले रहा है डिसीजन मेकिंग के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती है कि बिजनेस अभी ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं, मैनेजमेंट ब्रॉड माइंडेड हो चुका है अभी। Education helps to bring professionalism in the areas of employer-employee relations, customer relationship, attitude towards competitors, adoption of new technology, etc. अभी आजकल कैसा है, बिजनेसेस कंटिन्यूअस चेक करते रहते हैं कि टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस आया है या नहीं आया है। अगर वहाँ पे कोई चेंज हुआ है तो तुरंत बिजनेस खुद के टेक्नोलॉजी को भी अपडेट कर देता है, वहाँ पे वो वेट नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती है कि बिजनेस अभी प्रोफेशनल हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वालिटी डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे, काफ़ी सारी तरीक़ों के डिसीजन मेकिंग करने होते हैं बिजनेस में, ठीक है। कोई भी डिवीज़न की हम बात कर लें, जैसे परचेज डिवीज़न की बात करें तो फ़ंड कितना चाहिए होगा रॉ मटेरियल के लिए, रॉ मटेरियल हम किस सप्लायर से लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन मोड क्या होगा हमारा, कितने टाइम पे हमें रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। काफ़ी सारे डिसीजन हो गए। फाइनेंस की बात करें तो वो लोग भी सोचेंगे कि हम कौन से बैंक से लोन लेंगे, या हम शेयर होल्डर से पैसे ले सकते हैं या नहीं, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, फिक्स लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए है, वहाँ पे भी काफ़ी सारा डिसीजन मेकिंग आएगा। वैसे ही मार्केटिंग के लिए भी आ सकता है कि कौन से मोड से हमें मार्केटिंग करना है, हमारे प्रोडक्ट का, सर्विस का एडवर्टीज़मेंट कैसे करना है। तो काफ़ी सारे डिसीजन मेकिंग होते हैं बिजनेस के अंदर। अभी ये डिसीजन मेकिंग कैसे हो गए हैं, क्वालिटी डिसीजन मेकिंग। क्वालिटी मतलब ऐसा नहीं है कि मैनेजर उसके जजमेंट के बेस पे डिसीजन ले लेता है कि चलो एडवर्टीज़मेंट की बात है तो हम न्यूज़पेपर में करेंगे या टेलीविज़न में करेंगे। खुद डिसीजन नहीं लेगा ऐसे ही सोच के, प्रॉपरली वो डेटा स्टडी करेगा कि कौन से मोड से हम एडवर्टीज़मेंट करें तो वो इफ़ेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। कैसे लोग हैं हमारे एरिया में, प्रॉपरली एजुकेटेड है तो वो इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करते होंगे तो हम वहाँ पे एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं। रूरल एरिया है तो हम न्यूज़पेपर या टेलीविज़न से कर सकते हैं। तो क्या करेंगे मैनेजर्स, सिचुएशन को या डेटा को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे एंड उसके बेस पे वो डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो वो डिसीजन मेकिंग कैसा हो जाता है, क्वालिटी डिसीजन मेकिंग बन जाता है। मॉडर्न बिजनेस रिक्वायर मैनेजर्स टू टेक क्विक एंड एक्यूरेट डिसीजन। देखिए, सिचुएशन एनालाइज करके जब डिसीजन लिए जाते हैं तो वो कैसे होते हैं, एक्यूरेट डिसीजन होते हैं। मिस्टेक होने के चांसेस वहाँ पे बहुत कम हो जाते हैं। डिसीजंस कैन बी मेड इफेक्टिव विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट डेटा एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। डेटा कैसा होना चाहिए जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो लेटेस्ट
ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले का हम 6 महीने पहले का या साल पहले का डेटा यूज़ कर रहे हैं, वैसे नहीं, लेटेस्ट डेटा होना चाहिए और उसे एनालाइज करने की टेक्निक्स भी मैनेजर के पास होनी चाहिए। एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस इज़ वेरी मच नीडेड टू डिसाइड सोर्सेस। अभी एजुकेशन और एक्सपीरियंस कहाँ पे काम आता है मैनेजर्स को, वो सोचेगा किस सोर्स से मुझे डेटा अवेलेबल करना है, ठीक है, प्राइमरी सोर्स रहेगा या सेकेंडरी सोर्स रहेगा। सेकेंडरी मतलब वो क्या ट्राई करेगा, डिटेल्स उसे डेटा उसे रेडिली अवेलेबल हो जाए, ठीक है, जहाँ पे कोई मैगज़ीन हो या कोई न्यूज़पेपर हो जहाँ से उसे रेडी डेटा अवेलेबल मिल सकता है। अगर वहाँ से डेटा अवेलेबल नहीं हो सकता है तो फिर वो प्राइमरी सोर्स यूज़ कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, कस्टमर्स की रिव्यू ले सकता है, फीडबैक ले सकता है। तो वहाँ से ये सब क्या होगा, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन या सोर्सेस ऑफ डेटा। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ डेटा। अब ये क्वालिटी ऑफ डेटा चेक किया जाएगा कि जो डेटा हमने अवेलेबल किया है वो डेटा कैसा है, एक्यूरेट है या नहीं, ठीक है, कंप्लीट है या नहीं, एक्यूरेट मतलब परफेक्ट है या नहीं, मिस्टेक्स है या नहीं, कंप्लीट है या नहीं, आधा अधूरा तो डेटा नहीं है ना, लेटेस्ट है या नहीं, ये सारी ही चीज़ें चेक की जाएगी क्वालिटी ऑफ डेटा। एंड उसके बाद होगा एनालिसिस ऑफ डेटा। डेटा को एनालाइज किया जाएगा। जैसे हमने पॉपुलेशन स्टडी किया है मान लो, तो अभी हम उसमें एनालाइज करेंगे कि कितने एज ग्रुप के कितने लोग हैं, ठीक है, उसमें से भी जॉब करने वाले कितने हैं, बिजनेस करने वाले कितने हैं, हाउस वाइफ्स कितनी हैं। तो हम क्या करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए अगर मैनेजर प्रॉपरली एजुकेटेड है, प्रॉपरली एक्सपीरियंस्ड है, तो वो ये काम बहुत अच्छे से कर सकता है। नाउ एन एजुकेटेड मैनेजर नोज द राइट सोर्स ऑफ डेटा and the techniques of analyzing data. This would help to take quality decisions. अगर मैनेजर एजुकेटेड है तो उसे पता रहता है कि इंफॉर्मेशन के लिए राइट सोर्स कहाँ है, कहाँ से इंफॉर्मेशन लेना है, कैसे एनालाइज करना है एंड कैसे क्वालिटी डिसीजन को लेना है। तो ये हो गया सेकेंड इम्पैक्ट, क्वालिटी डिसीजन मेकिंग। थर्ड वन इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आजकल के बिजनेसेस में हो ही रहा है। बिजनेस अगर R&D नहीं करता है, कि R&D करने से क्या होता है, बिजनेस उसके प्रोडक्ट में चेंजेस ला सकता है, ठीक है, प्रोडक्ट में या सर्विसेज में। अब वो चेंजेस क्यों आएंगे, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। कस्टमर को डे बाय डे कुछ ना कुछ नया चाहिए, प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए। इसके लिए वो कुछ नया लाने के लिए बिजनेसेस R&D करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट को चेंज कर सके। वही का वही प्रोडक्ट बिजनेस सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, एक तो बिजनेस कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड नहीं होगी। दूसरा क्या होगा कि अगर कॉम्पिटिटर ने R&D कर लिया, कॉम्पिटिटर ने नया प्रोडक्ट ला दिया, तो हमारा प्रोडक्ट तो सेल होगा ही नहीं, हम तो पूरा लॉस में चले ही जाएंगे। तो इसी के लिए, इस रीज़न से ही बिजनेसेस क्या करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूसली करते रहते हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में भी करते हैं एंड जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं उसमें भी करते हैं। उससे क्या होता है, टेक्नोलॉजी या प्रोसेस में R&D करने से उनकी बिजनेसेस की कॉस्ट कम हो जाती है, जो बिज़नेस का प्रॉफिट बढ़ा देती है, ठीक है। तो अगर मैनेजमेंट जो है बिज़नेस का वो प्रॉपरली एजुकेटेड है, प्रोफेशनल है, तो वो लोग R&D ज़रूर से करेंगे ही करेंगे। Now educated managers place emphasis on research and development. The R&D activities need people with creative and analytical minds who can come up with new and innovative ideas. R&D में क्या करना होता है, क्रिएटिव आइडियाज़ लाने होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ लाने होते हैं। और ये इनोवेटिव आइडियाज़ कब आएंगे, जब मैनेजमेंट या मैनेजर प्रॉपरली एजुकेटेड है, प्रोफेशनल है, तभी। R&D is very vital to any organization as it helps to bring out new and innovative products. R&D also helps
टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। R&D का ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वो कॉस्ट कम करने में हेल्प करता है, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। और अगर हमारी कॉस्ट कम होती है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता है, और प्रॉफिट बढ़ता है तो हम उसे कहेंगे कि बिजनेस एफिशिएंटली काम कर रहा है। ठीक है, तो ये थर्ड इम्पैक्ट हो गई एजुकेशन की ऑन बिजनेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बिजनेसेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है। अब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी तरफ होगी? अलग अलग स्टेक होल्डर्स की तरफ होगी। ठीक है, स्टेक होल्डर्स उसमें आएंगे कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, जनरल पब्लिक, ये सारे ही लोग आएंगे अंडर स्टेक होल्डर्स। अब इनके तरफ बहुत सारी जिम्मेदारी बनेगी बिज़नेस की। जैसे हम एम्प्लॉयज़ की बात करें तो एम्प्लॉयज़ को अच्छी वर्किंग कंडीशन देना ज़रूरी है, प्रॉपरली रेम्यूनरेशन देना ज़रूरी है, उन्हें प्रमोशन देना चाहिए, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलने चाहिए। ये सारी ही जिम्मेदारी बनती है एम्प्लॉय की तरफ। वैसे ही कस्टमर की तरफ हो जाएगी कि उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस दिया जाए। ठीक है, कंटिन्यूस मार्केट में प्रोडक्ट की सप्लाई होती रहे, रीज़नेबल प्राइस पे उन्हें प्रोडक्ट मिलता रहे, प्रोडक्ट में कंटिन्यूस बिजनेस कुछ ना कुछ इनोवेशन लाता रहे। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स कस्टमर। एंड जैसे वैसे हम गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्स भरना ज़रूरी है, सारी इन्फॉर्मेशन करेक्टली डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी है। ऐसे ही सारे ही जितने अदर स्टेक होल्डर्स हैं, सबके लिए बहुत सारी जिम्मेदारी बनती है बिज़नेस की। पहले के ज़माने में ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं थे, ये बातें नहीं सोची जाती थी, बिज़नेस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल नहीं करता था। लेकिन अभी ये चीज़ें आ गई है। अगर बिज़नेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल नहीं करता है तो इसका इम्पैक्ट क्या आता है कि मार्केट में बिज़नेस की इमेज बहुत डाउन हो जाती है, और कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं चाहेगा कि मार्केट में उसकी इमेज डाउन हो जाए। तो खुद की इमेज बना रखने के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है, और ये बात को बहुत अच्छे से समझते हैं जो मैनेजर्स एजुकेटेड है वो मैनेजर्स। तो एजुकेशन बहुत हेल्प करता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करवाने में बिजनेस के पास। नाउ एजुकेशन कैन मेक मैनेजर सोशली अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल for their decision and actions. Social awareness among the managers will help to understand problem of workers, consumers and other members of the society in a better way. अगर एजुकेटेड मैनेजर है तो वो क्या करेगा? इन सारे ही लोगों की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझेगा, वर्कर्स की, कंज्यूमर्स की, सोसाइटी की या मेंबर्स की। The managers will respond favorably to the needs of the employees, consumers and other stakeholders. चलिए, ये हो गया फोर्थ पॉइंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिफ्थ इज लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटीज़ बिजनेस में जो सुपीरियर होता है, या हम कहेंगे जो मैनेजर है वो होगा लीडर, जो डिसीजन मेकिंग कर रहा है एंड लोगों से काम करवा के ले रहा है। ठीक है, अभी ये जो लोगों से काम करवा के लेना है उसके लिए क्या करना होगा? उनसे कम्युनिकेट करना होगा कि उन्हें क्या काम करना है, कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। उन्हें गाइड करना होगा जहाँ पे भी उनको प्रॉब्लम आ रही है, एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉपरली मोटिवेट करना होगा उनको। ठीक है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देके मोटिवेट करना होगा ताकि वो अच्छे से काम कर सके। तो ये सारी ही जो चीज़ें होती है जो सुपीरियर करता है उसे हम कहेंगे लीडरशिप क्वालिटीज़। जो वो मोटिवेट कर रहा है, गाइड कर रहा है, काम करवा के ले रहा है, ये सारी एक तरह की लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, तो एक एजुकेटेड मैनेजर है या सुपीरियर है तो उसको अच्छे से पता है कि एम्प्लॉयज़ से कैसे काम करवा के लेना है, उन्हें कैसे मोटिवेट करना है। अगर मैनेजर एजुकेटेड नहीं है तो वो क्या करेगा? एम्प्लॉय के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगा, अच्छे से सैलरी नहीं देगा, मोटिवेट नहीं करेगा और काम करवाने की ट्राई करेगा, तो एम्प्लॉय उस केस में अच्छा आउटपुट नहीं देता है। तो लीडरशिप क्वालिटीज़, बिजनेस नीड्स गुड लीडर्स विथ क्वालिटीज़
like creative visualization, team builder, good organizer, and effective decision maker. Leaders play an important role in the growth and expansion of business units. Education, especially management education, plays a constructive role in developing leadership qualities. एजुकेटेड मैनेजर, उसमें भी स्पेशली ऐसा मैनेजर जिसने मैनेजमेंट के फील्ड में बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है, वो लीडरशिप का काम बहुत परफेक्टली कर सकता है एंड बिजनेस का ग्रोथ भी करवा सकता है, एक्सपांशन भी वो करवा सकता है. ठीक है, ये हो गया हमारा फिफ्थ इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशनल एनवायरनमेंट. नाउ सिक्स्थ इज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, बिजनेस में इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है. बिजनेस नीड्स क्रिएटिविटी एंड न्यू आइडियाज़ टू विथस्टैंड इंडिविजुअल्स मे हैव हिडन टैलेंट एंड स्किल्स बट नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड एंड एक्सप्लॉयटेड. देखिए, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी की हम बात करेंगे तो वो रिक्वायर्ड होती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी. ठीक है, कुछ नई सर्विस लाने में भी वो रिक्वायर्ड होती है. बिजनेस प्रोसेस में चेंजेस करना है, वहाँ पे भी रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, डिसीजन मेकिंग करना है तो वहाँ पे भी क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड होती है, प्लानिंग में भी रिक्वायर्ड होती है. तो ये सारी क्वालिटीज़ इंसान के अंदर होना एक बात है एंड उसे आइडेंटिफाई करना एंड उसका यूज़ करना ये भी एक अलग बात है. तो मान लो कोई प्रॉपरली एजुकेटेड प्रोफेशनल मैनेजर है तो वो अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसके एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या क्या टैलेंट है, स्किल है. ठीक है, जिसका यूज़ करके हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं. बिजनेस नीड्स क्रिएटिविटी एंड न्यू आइडियाज़ टू विथस्टैंड इंडिविजुअल्स मे हैव hidden talents and skills but needs to be identified and exploited. With proper education and training, it is possible to identify and train individuals to think and work creatively. अभी आजकल मैनेजर्स क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते कि रैंडमली किसी को भी काम, कोई भी काम दे दिया, ठीक है, और उन्हें बोला कि आप ख़त्म करके दे दो ऑन टाइम. ऐसा नहीं. अभी आजकल जो प्रोफेशनल मैनेजर्स है वो क्या करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि चलो उनके अंडर 5 लोग काम कर रहे हैं तो किसके अंदर कौन सी क्वालिटी अच्छी है उसके हिसाब से ही उसको काम दिया जाए. कोई पर्सन कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है, कन्विंसिंग पावर उसका बहुत अच्छा है, तो चलो इस पर्सन को हम मार्केटिंग का काम दे सकते हैं. ठीक है, और कोई पर्सन हार्ड वर्किंग है तो हम उसे प्रोडक्शन का काम दे सकते हैं. ठीक है, तो उस तरीके से आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि लोगों के अंदर क्या क्या स्किल्स है, उसके अकॉर्डिंगली उसे काम देना पड़ता है, उससे मैक्सिमम आउटपुट अचीव करने के लिए. तो ये हो गया इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन वर्क कल्चर. इम्प्रूवमेंट इन वर्क कल्चर. अभी आजकल कैसा है, लेबर मैनेजमेंट रिलेशन की हम बात करें या एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन की हम बात करें तो कैसा है, काफ़ी फ्रेंडली रिलेशंस रहते हैं लोगों के अंदर. ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर जो बॉस है एकदम बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा, ठीक है, एम्प्लॉय के पास एकदम उससे बराबर काम करवा के लेगा. ऐसा नहीं है जिससे एम्प्लॉय परेशान रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा. ऐसा नहीं है. अभी वर्क कल्चर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है, लेबर मैनेजमेंट रिलेशन भी इम्प्रूव हो गए हैं. अभी कैसा है, एम्प्लॉयज़ के सजेशंस भी लिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग. मैनेजर उनके डिसीजन भी उनके सजेशन कंसिडर करता है. क्यों? क्योंकि इन रियलिटी काम तो वही करते हैं, डिसीजन फॉलो तो वही करते हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, उन लोगों के रिलेशन में इम्प्रूवमेंट लाती है, जिससे बिजनेस का वर्क कल्चर भी इम्प्रूव हो जाता है. नाउ एजुकेटेड वर्कफोर्स इज़ मोर डिसिप्लिन एंड वर्क्स विथ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखिए, लोग अभी आजकल डिसिप्लिन हो गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं. इट कैन वर्क विथ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड विदाउट कन्फ्यूजन. बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड विदाउट कन्फ्यूजन से वो काम करते हैं. वो कैसे कर पाते हैं, जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तब वो लोग प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हैं, प्रॉपरली डिस्कशंस करते हैं, खुल के एक दूसरे से बात कर पाते हैं. इसीलिए
वो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं एंड विदाउट कन्फ्यूजन काम कर पाते हैं। एजुकेशन कैन डेवलप गुड वर्क कल्चर, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड लॉयल्टी इन द ऑर्गेनाइजेशन। गुड एजुकेशन से ये सारी ही चीज़ें आ सकती है बिजनेस के अंदर। डेडिकेशन आता है, वर्क कल्चर आता है, लॉयल्टी आती है इन द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज़ लॉयल्टी? कि एम्प्लॉय जो है वो प्रॉपरली डेडिकेशन से काम कर रहा है, वो ऐसे नहीं सोचता है कि चलो मुझे ये कंपनी छोड़ के चले जाना है, कहीं और जाना है, वैसा वो नहीं सोचता है, उसे हम कहेंगे लॉयल्टी। तो ये एक फ़ायदा है एजुकेशन सिस्टम का इन बिजनेस। नेक्स्ट इज़ हायर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बढ़ती है। अभी एफिशिएंसी की जब भी बात आएगी तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, एफिशिएंसी हम किसे कहेंगे? जब कॉस्ट कम होती है बिजनेस के लिए, उसकी कॉस्ट कम होती है एंड सामने रिटर्न्स बढ़ते हैं, इनकम बढ़ती है, उसे हम कहेंगे कि बिजनेस एफिशिएंटली काम कर रहा है। अभी ये सारी चीज़ें आजकल अच्छे से लोग समझते हैं एंड उसे फॉलो भी करते हैं। आजकल के मैनेजर कॉस्ट कम करने की प्रोफेशनल वे में ट्राई करते हैं, ठीक है, अच्छे R&D करते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते हैं, एम्प्लॉयज़ को वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके उन्हें उस तरीके का ही काम देते हैं। उससे क्या होता है कि कॉस्ट कम हो जाती है बिज़नेस की एंड सामने प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली हम कहेंगे कि वो बिज़नेस एफिशिएंट है। Now training and experience enable people to improve efficiency in the organization। लोगों को, एम्प्लॉय को क्या किया जाता है? ट्रेनिंग दी जाती है, एक्सपीरियंस बनाया जाता है। एफिशिएंसी इज़ द रेशियो ऑफ रिटर्न्स टू द कॉस्ट। देखिए, व्हाट इज़ एफिशिएंसी? रेशियो ऑफ रिटर्न्स टू द कॉस्ट। Educated and experienced person can generate higher efficiency through effective planning, organizing, directing and controlling activity। अभी मान लो हम बात करें कि अलग अलग डिवीजन में डिविजनल मैनेजर है, ठीक है। अभी वो मैनेजर्स अगर प्रॉपरली एजुकेटेड हैं, प्रोफेशनल हैं उनके काम करने के तरीके में, तो क्या होगा? वो लोग प्लानिंग अच्छा करेंगे, प्रॉपरली परफेक्टली प्लानिंग करेंगे, उसको फॉलो करवाएंगे, कंट्रोलिंग एक्टिविटी बराबर करेंगे। उससे क्या होगा? वो लोग ट्राई करेंगे कि कम से कम कॉस्ट में वो ज़्यादा रिटर्न अर्न कर सकें, ठीक है। अभी कम कॉस्ट में ज़्यादा रिटर्न अर्न किया, उसका मतलब ये हो गया कि बिज़नेस ने एफिशिएंटली काम किया, बिज़नेस का ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हायर एफिशिएंसी आती है अगर हमारी कंट्री में एजुकेशनल एनवायरनमेंट प्रॉपर है, तो बिजनेसेस में भी हायर एफिशिएंसी आती है। तो यहाँ पे ये टॉपिक भी हमने ख़त्म कर दिया है स्टूडेंट्स।